ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के इन बेहतरीन शब्दों के साथ आज के हमारे इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे रिश्ते पर बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में भारत और कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए काफी अहम हो सकता है। ये रिश्ता है भारत और अफ्रीका के बीच गहराते संबंधों का, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में व्यापार का मतलब नक्शा ही बदल रहा है। ये बातचीत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई दुनिया भर में जो व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उनके बीच भारत और अफ्रीका कैसे मतलब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और हाँ, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जुड़ता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, भारत की अर्थव्यवस्था से और दुनिया भर में जो सप्लाई चेन बदल रही हैं उनसे। तो सवाल ये है कि इस बदलते दौर में भारत और अफ्रीका के बीच आखिर चल क्या रहा है। चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम आज दुनिया पर नजर डालें ना, तो व्यापार के तौर तरीके वाकई बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ देश अपने बाजारों को बंद कर रहे हैं, जिसे हम संरक्षणवाद कहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच जो एक तरह की खींचतान चल रही है वो है, और दुनिया अलग अलग व्यापारिक गुटों में भी बंट रही है। ये सब मिलकर मतलब पूरी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को एक नया ही रूप दे रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत भी अपनी रणनीति बदल रहा है। अब भारत का जोर विकासशील देशों के आपसी सहयोग पर ज्यादा है, मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन पर, अपनी सप्लाई चेन को फैलाने पर, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो, और दुनिया के आर्थिक उठापटक से खुद को बचाने पर भी। और इस पूरी नई रणनीति में आप देखेंगी कि अफ्रीका एक बहुत बहुत अहम किरदार बनकर उभर रहा है। अफ्रीका सिर्फ भारत के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार ही नहीं है, बल्कि व्यापार और निवेश के लिए एक अहम ठिकाना भी बनता जा रहा है। हाँ, और आंकड़े भी कुछ यही कहानी कह रहे हैं ना। अगर हम देखें तो पिछले करीब 10-12 सालों में भारत और अफ्रीका के बीच जो आपसी व्यापार है वो लगभग $68 बिलियन से बढ़कर अब $83 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि ये रिश्ता कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सही बात है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि आज भारत यूरोपियन यूनियन और चीन के बाद अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत अब अफ्रीका को कर्ज देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भी है, खासकर अफ्रीकी विकास बैंक मतलब AFDB के जरिए। हाँ, AFDB अफ्रीका में विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और निवेश के मोर्चे पर भी भारत पीछे नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2023 के बीच भारत ने अफ्रीका में करीब $66 बिलियन का निवेश किया है। मिस्र, नाइजीरिया, इथियोपिया, घाना ऐसे कई देशों में भारतीय कंपनियों ने पैसा लगाया है। और आगे का इरादा तो और भी बड़ा है। सुना है 2030 तक व्यापार को $150 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है, और ये दिखाता है कि ये साझेदारी कितनी रणनीतिक और विकास के नजरिए से अहम हो गई है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, जो शायद पहले उतनी स्पष्ट नहीं थी। वो है अफ्रीका की बदलती भूमिका। पहले अफ्रीका को अक्सर मतलब सिर्फ मदद लेने वाले या फिर कच्चा माल सप्लाई करने वाले महाद्वीप के तौर पर ही देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अफ्रीका एक रणनीतिक साझेदार, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है, खासकर औद्योगिक और आर्थिक बदलाव लाने में। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो अमेरिका का एक कानून है, अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी AGOA। इसके तहत कई अफ्रीकी देशों को अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेचने में मतलब टैक्स में छूट मिलती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। दूसरा, पूरे अफ्रीका को एक बड़े बाजार में बदलने वाला अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया AfCFTA वो भी धीरे धीरे शक्ल ले रहा है। और तीसरी बात, जब अमेरिका जैसे बड़े देश बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिसे हम संरक्षणवाद कहते हैं, तो ऐसे में भारत और अफ्रीका के रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। ये अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक औद्योगिक और रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके असर आप देखिएगा लंबे समय तक पूरी दुनिया पर दिखेंगे। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि इस बदलते माहौल में भारत के लिए अफ्रीका में कुछ खास मौके बन रहे हैं। जैसे वो एक बात चल रही है जेनेलिक्स से गीगाबाइट्स तक का सफर, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। फार्मा सेक्टर यानी दवाइयों का क्षेत्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। देखिए, अफ्रीका में अक्सर अच्छी क्वालिटी की और सस्ती दवाइयों की कमी रहती है। वहीं दूसरी तरफ भारत की फार्मा कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने में दुनिया में लीडर हैं।
तो वो अफ्रीका की इस जरूरत को पूरा करने के लिए एकदम सही स्थिति में है। हाँ, ये तो है। और ऊपर से अब नियम कानून भी ऐसे बन रहे हैं जो विकासशील देशों के आपसी सहयोग को, साउथ साउथ पार्टनरशिप को बढ़ावा देते हैं। तो ये भारत के लिए सिर्फ व्यापार का मौका नहीं है, बल्कि अफ्रीका के विकास में मदद करने का भी एक तरीका है। इसीलिए आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स भारत की अफ्रीका रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। समझ गया। दवाइयों के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं? बिल्कुल, दवाइयों के साथ साथ कपड़ा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत के लिए बड़े मौके दिख रहे हैं। और यहाँ पर वो AGOA वाली छूट फिर से काम आती है। कैसे? सोचिए, अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका को सीधे कपड़ा या गाड़ी बेचना चाहे तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, खासकर आजकल के माहौल में। अच्छा। लेकिन अगर वही कंपनी किसी ऐसे अफ्रीकी देश में फैक्ट्री लगा ले जिसे AGOA के तहत अमेरिका में टैक्स छूट मिली है, अच्छा। तो वो कंपनी वहां से अफ्रीका से कम टैक्स पर अपना माल अमेरिका भेज सकती है। अरे वाह, ये तो दोहरा फायदा हो गया। बिल्कुल, अफ्रीका में फैक्ट्री लगाने से वहां की कम लागत का फायदा मिलेगा और अमेरिकी टैक्स से भी बचाव हो जाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट रणनीति। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। और तीसरा मोर्चा IT और टेलीकॉम का। हाँ, वो भी बहुत अहम है। अफ्रीका में डिजिटल क्रांति बहुत तेजी से फैल रही है। स्मार्टफोन, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय IT कंपनियां वहां डेटा सेंटर बनाने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब बनाने और टेलीकॉम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इससे अफ्रीका का भी विकास होगा और भारतीय कंपनियों को भी अपना कारोबार, अपना ग्लोबल ऑपरेशन फैलाने का मौका मिलेगा। वाह, ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि कैसे अमेरिका के लगाए टैक्स या व्यापारिक रुकावटें एक तरह से भारत के लिए अफ्रीका में नए दरवाजे खोल रही हैं। हमने सुना कि अमेरिका ने चीन और कुछ हद तक भारत से आने वाले सामानों पर भी टैक्स बढ़ाए हैं। ORF लेख में इसका जिक्र है। हाँ, लेख में इन टैरिफ्स का जिक्र है। बताया गया है कि चीनी सामानों पर शुरुआत में काफी ज्यादा टैक्स लगाए गए थे, हालांकि बाद में बातचीत से कुछ कम हुए। इसी तरह भारतीय सामानों पर भी लेख के अनुसार पहले पारस्परिक शुल्क और फिर रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माने की बात है, जिससे कुल टैक्स काफी बढ़ गया। हाँ, ये स्पष्टीकरण जरूरी है। तो इस माहौल में अफ्रीका की अहमियत कैसे बढ़ जाती है? ये त्रिकोणीय मध्यस्थता अवसर क्या है? यहीं पर वो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वाली बात आती है, क्योंकि कई अफ्रीकी देशों को AGOA के तहत अमेरिकी बाजार में टैक्स छूट मिली हुई है और उनका अपना घरेलू बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। तो भारतीय कंपनियां स्थिति का बहुत अच्छा फायदा उठा सकती हैं। कैसे भला? वो अफ्रीका में अपनी फैक्ट्रियां या प्रोडक्शन यूनिट्स लगा सकती हैं। इससे उन्हें दोहरा लाभ होगा। पहला, वो अफ्रीका के रास्ते अमेरिकी बाजार तक कम टैक्स पर पहुंच बनाए रख सकते हैं, जो शायद सीधे भारत से मुमकिन न हो। और दूसरा, वो अफ्रीका के बढ़ते हुए बाजार की मांग को भी वहीं से लोकल लेवल पर पूरा कर सकती हैं। ये तो काफी स्ट्रेटेजिक लगता है। बिल्कुल, और इस मौके को अमेरिका की फ्रेंड शोरिंग नीति से और बल मिल रहा है। फ्रेंड शोरिंग, ये क्या है? फ्रेंड शोरिंग का मतलब है कि अमेरिका अब अपनी सप्लाई चेन उन देशों की तरफ ले जा रहा है जिन्हें वो अपना दोस्त या भरोसेमंद साथी मानता है, मतलब पॉलिटिकली अलाइंड नेशंस। और कई अफ्रीकी देशों के भारत और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो वो एक तरह से न्यूट्रल और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। इससे अमेरिका की सप्लाई चेन की सुरक्षा चिंताएं भी कम होती हैं और उसमें भारत की पूंजी और तकनीक का भी इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा। ज्यादा लोगों का एक सिंगल मार्केट बन जाएगा। बाप रे, इतना बड़ा बाजार। हाँ, इससे भारतीय कंपनियों के लिए सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाना बहुत आसान हो जाएगा। ये पहले वाले मॉडल से बिल्कुल अलग है, जहां भारत अफ्रीका व्यापार ज्यादातर कच्चा माल निकालने या बेचने तक सीमित था। अब ये रिश्ता वैश्विक सप्लाई चेन के नए ढांचे में एम्बेडेड है, जुड़ा हुआ है, जहां दोनों मिलकर चीजें बना रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भू आर्थिक बदलाव है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, एक बड़ा बदलाव। लेकिन जमीन पर ऐसा क्या हो रहा है जो भारत अफ्रीका के इस बढ़ते सहयोग को, इस विस्तार को मुमकिन बना रहा है? क्या इसमें टैक्स छूट, ब्रिक्स जैसे ग्रुप या कोई और चीजें मदद कर रही हैं? हाँ, इसमें कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो अफ्रीकी देशों की अपनी कोशिशें भी शामिल हैं। पूरे महाद्वीप में कई सरकारें विदेशी कंपनियों को अपनी तरफ खींचने के लिए कई तरह की सहूलियतें दे रही हैं, जैसे टैक्स में छूट, फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ती जमीन और आसान नियम कानून।
अच्छा। उनका मकसद है कि विदेशी कंपनियां वहां आकर सामान बनाएं और अपनी टेक्नोलॉजी भी लाएं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। कोई उदाहरण? जैसे नाइजीरिया का उदाहरण ले सकते हैं। लेख बताता है कि वहां भले शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ दिक्कतें हों, लेकिन कम मजदूरी और टैक्स में फायदों के चलते वो एक रीजनल गेटवे बनने की कोशिश कर रहा है। और बड़े स्तर पर, जैसे ब्रिक्स? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़ी तस्वीर में देखें तो कई देशों वाले संगठन या मंच, जिन्हें मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स कहते हैं, वो भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ब्रिक्स समूह का विस्तार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाल ही में मिस्र और इथियोपिया जैसे बड़े अफ्रीकी देश भी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। इससे आपसी संस्थागत सहयोग और गहरा होगा। भारतीय कंपनियों को शायद अब ब्रिक्स देशों से पैसा जुटाने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट करने और राजनयिक मदद हासिल करने में ज़्यादा आसानी होगी। और ब्रिक्स में रूस की मौजूदगी भी है, जिससे फार्मा, वैज्ञानिक उपकरण और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने, मतलब जॉइंट वेंचर्स की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा और कौन से कारक हैं? इसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी नियम कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश हो रही है, जिसे रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन कहते हैं, चाहे वो दवाइयों के लिए हो, टेलीकॉम के लिए या बैंकिंग फाइनेंस के लिए। जब नियम आसान और एक जैसे होते हैं तो व्यापार करना सस्ता और सरल हो जाता है। सही बात है। और कंपनियां फिर पूरे महाद्वीप के लिए एक साथ रणनीति बना सकती हैं, न कि हर देश के लिए अलग अलग। और फिर विकास के लिए पैसा देने वाले संस्थान भी हैं, जैसे अफ्रीकी विकास बैंक, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक और भारत की अपनी डेवलपमेंट एजेंसियां। ये संस्थान प्रोजेक्ट्स के लिए न सिर्फ पैसा बल्कि तकनीकी मदद भी दे रहे हैं और अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ हो और उनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। तो ये सब मिलकर ये सब मिलकर अफ्रीका को भारतीय कंपनियों के लिए सिर्फ कच्चा माल लेने की जगह नहीं, बल्कि सामान बनाने और बेचने का एक अहम ठिकाना बना रहे हैं। ये औद्योगिक साझेदारी अब दुनिया के बदलते आर्थिक नक्शे का, बड़े भू आर्थिक ढांचे का हिस्सा बन गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? भारत और अफ्रीका के लिए इसके बड़े मायने क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि अफ्रीका अब भारत की उस बड़ी रणनीति का एक बहुत ही अहम केंद्रीय हिस्सा बनता जा रहा है। भारत की रणनीति क्या है? अपनी वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद बनाना, जिसे रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स कहते हैं, और अपने निर्यात के लिए नए रास्ते खोजना। और इन दोनों कामों के लिए अफ्रीका बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका के टैरिफ, अफ्रीका का अपना एकीकरण AFCFTA और ब्रिक्स जैसे नए वैश्विक मंच, इन सब के बीच अफ्रीका एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां भारत न सिर्फ अपने आर्थिक हितों को साध सकता है, बल्कि साथ ही अफ्रीका के औद्योगिक विकास में, उसके इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन में एक अहम भागीदार भी बन सकता है। यानी भारत यहाँ एक दोहरी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। एक तरफ अपने लिए नए अवसर तलाशना और दूसरी तरफ अफ्रीका के विकास में सहयोग करना, ये एक विन विन स्थिति बनाने की कोशिश है। और अगर हम और भी बड़े पैमाने पर सोचें तो भारत अफ्रीका व्यापार का ये बढ़ता हुआ ग्राफ, ये दुनिया की आर्थिक भूगोल में हो रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये दिखा रहा है कि कैसे ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देश अब खुद को सिर्फ हाशिए पर खड़े खिलाड़ी नहीं मानते, बल्कि वो औद्योगिक साझेदारी और आपसी जुड़ाव के, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के नए और प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहे हैं। वाकई ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि दुनिया के बदलते समीकरणों में भारत अफ्रीका साझेदारी कितनी अहम होती जा रही है। अमेरिका के टैरिफ ने कैसे अनजाने में ही सही अफ्रीका में भारत के लिए नए मौके बना दिए हैं। हमने फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और IT जैसे प्रमुख क्षेत्रों की बात की जहां सहयोग की जबरदस्त संभावनाएं हैं। और हमने उन ढांचों पर भी बात की जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे AGOA, AFCFTA, ब्रिक्स और खुद अफ्रीकी देशों की नीतियां। हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और जो श्रोता UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विषय भारत की विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति और ग्लोबल सप्लाई चेन की समझ के लिहाज से बेहद जरूरी है। ये दिखाता है कि भारत कैसे वैश्विक चुनौतियों के बीच अवसर ढूंढ रहा है और दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। और सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। इस उभरती हुई साझेदारी के रास्ते में
क्या चुनौतियां आ सकती हैं? क्या कुछ अफ्रीकी देशों में शासन की दिक्कतें, मतलब गवर्नेंस इश्यूज या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, या फिर वहाँ की लोकल कंपनियों से मुकाबला इस तरक्की की रफ्तार को धीमा कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये जो विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग का मॉडल बढ़ रहा है, साउथ साउथ कॉपरेशन, ये भविष्य में दुनिया की शक्ति संतुलन को, ग्लोबल पावर बैलेंस को और किस तरह बदल सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। आज ORFs के लेख पर आधारित इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं को भारत अफ्रीका संबंधों पर यह विश्लेषण उपयोगी लगा होगा। अगर किसी के मन में कोई सवाल है या वो किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी जानकारी भरी चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।